नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। देवभूमि का महासंग्राम में बात करेंगे जेपी नड्डा के दौरे की। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से रवाना हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के पंतदीप मैदान से यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा गढ़वाल मंडल की सभी विधानसभाओं में भ्रमण कर पार्टी का प्रचार करेगी और लोगों से सुझाव लेगी। इसके बाद जेपी नड्डा ने हरिद्वार में विशाल रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नड्डा ने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने यहां पर रोड शो भी किया और साथ ही साथ रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनसा देवी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मित्रों, मैं ये जो उत्साह देख रहा हूं, ये हर्षोल्लास देख रहा हूं, ये जन सैलाब देख रहा हूं, ये इस बात को बताता है कि उत्तराखंड की जनता और हरिद्वार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देने का मन बनाया है। यह स्पष्ट दिखता है। मित्रों, हम जानते हैं कि अगर प्रदेश के विकास की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो ध्यान में आता है कि जिस बात को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार लगाकर उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाएंगे, वो हमें खुशी है कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा उत्तराखंड की धरती पर आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आपने केदारनाथ की त्रासदी देखी। आज आप देखिए, वहां छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और नवीनीकरण चल रहा है। आदि शंकराचार्य जी की समाधि बन रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया था और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल वेदर रोड, इस पर भी आशीर्वाद दिया। तो डबल इंजन की सरकार ने दिया, ये आपको मालूम है। मित्रों, ये धार्मिक नगरी है तो ये वीर नगरी भी है। और जब मैं वीर नगरी कहता हूं तो लगभग 48,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन पर हमारे फौजी भाइयों के लिए जो 1972 की डिमांड थी, जिसको किसी ने नहीं सुना था, आदरणीय मोदी जी ने 48,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को देने का काम किया। और उत्तराखंड में भी 1.5 लाख से ज्यादा हमारे फौजी परिवारों को इसका लाभ मिला। अगर हम बात करें आर्मी के विकास की दृष्टि से, तो चाहे रफेल का बेड़ा बढ़ाना हो और रफेल का बेड़ा लाना हो, चीनों के हेलीकॉप्टर की खरीदारी हो, फिर चाहे हवाई जहाज का खरीद। उत्तराखंड में मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच सब कुछ गर्म है और इस गर्माहट को और ज्यादा बढ़ाया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एंट्री करके। और हमारे साथ इस समय मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं और जिनके शिक्षा के मॉडल का जिक्र अमेरिका से लेकर यूरोप तक है, और उनके जो शिक्षा का मॉडल है उसको देखने के लिए विदेशों से लोग पहुंचते हैं। तरह तरह के जो प्रदेश हैं, हमारे जो दूसरे प्रदेश हैं, वहां से दिल्ली पहुंचते हैं लोग और देखने के लिए पहुंचते हैं कि आखिर दिल्ली का शिक्षा का मॉडल क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की जनता 2022 के चुनाव में इस मॉडल को अपने यहां आजमाने के लिए तैयार है? मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है ओवरऑल? आप उत्तराखंड काफ़ी लंबे पिछले 1 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल देख करके क्या लग रहा है परसेप्शन वाइज? क्या आप जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव सेट हो पा रहा है उत्तराखंड की राजनीति में? नैरेटिव बहुत अच्छे से सेट हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों के पास में विकल्प नहीं था।
लोग एक बार कांग्रेस को वोट देते थे, फिर उससे दुखी होकर बीजेपी को देते थे, फिर उससे दुखी होकर वापस कांग्रेस को देते थे, और 21 साल से यही लोग देखते आ रहे हैं। इस बार लोगों के पास विकल्प है, और एक ऐसा विकल्प है जो क्रेडिबल है, जो राजनीति के रूप में प्रूव कर चुका है कि राजनीति में जब वादे किए जाएं तो जुमले कह के बाद में उनसे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर काम करना चाहिए। तो विकल्प जनता के पास में है। हमारा लक्ष्य है कि हम जनता का दिल जीतें, हम जनता के दिल में इस नैरेटिव को, इस राजनीति को लेके जाएं, और एक साल में बहुत सक्सेसफुली हम लेके जा पाए हैं, ये हमें पूरी तरह से भरोसा हो रहा है। लेकिन मनीष जी, जैसे कि आप कई तरीके के 4 वादे आपने बड़े किए हैं। रोजगार को लेकर के एक आपने बहुत बड़ा वादा किया है, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है, महिलाओं को लेकर के एक ताजी घोषणा आपने की है, इसके अलावा भी एक चौथी घोषणा आप कर चुके हैं, तीर्थ यात्रा को, जो कि आप कहते हैं कि आध्यात्मिक पूरी की पूरी दुनिया की राजधानी आप उत्तराखंड को बनाएंगे। तो एक तरीके से जो विपक्ष है वो आप पर आरोप लगा रहा है कि जो शुरुआती रोजगार की गारंटी हो उसमें, क्योंकि आप 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, महिलाओं को फिर 1000 रुपये की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, तो विपक्ष का ये आरोप है कि आप फ्री पॉलिटिक्स करके केवल और केवल वोट बटोरना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष सरकार बनाने के बाद विपक्ष के नेता नोट कमाते हैं, अपने अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, जनता के टैक्स के पैसे पे ऐश करते हैं जी। तो अगर एक पार्टी आके ये कह रही है कि जनता के टैक्स के पैसे से जनता की बल्ले बल्ले होगी जी, जनता की सुविधाएं बढ़ेंगी, तो इसमें बुरा क्या है? आज इस बात पे होना चाहिए वोट, इस बात पे वोट होना चाहिए कि कोई पार्टी जीत के बिजली महंगी करेगी कि सस्ती करेगी, कोई पार्टी प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर करेगी पूरी की पूरी जनता को, या सरकारी स्कूल ठीक करेगी। इस पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसके लिए बजट कहाँ से आएगा? क्योंकि बार बार एक बात उठती है कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार का बजट है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब ये चर्चा में आती है, ये बात अक्सर लोगों के दिमाग में है कि भाई दिल्ली में तो केंद्र सरकार बजट लगा रही है, एनडीएमसी का इलाका जो है वो एक तरीके से केंद्र सरकार गवर्न कर रही है, फिर दिल्ली सरकार के लिए तो केवल एमसीडी का इलाका रह जाता है, जो दिल्ली का इलाका रह जाता है वहाँ पर काम करने के लिए रह जाता है। तो उत्तराखंड, वहाँ पर रेवेन्यूज बहुत सारे हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं, वहाँ पर रेवेन्यू बहुत सारे सोर्सेज हैं। उत्तराखंड में कैसे रेवेन्यू? क्योंकि यहाँ पे तो सरकारी तनख्वाह के भी लाले पड़े हुए हैं। सरकारी तनख्वाहों के लाले इसलिए पड़े हुए हैं कि यहाँ के नेता बेईमान हैं। अगर नेताओं ने ईमानदारी की होती तो उत्तराखंड के लोगों ने भी टैक्स देने में कोई कमी नहीं कर रखी। दूसरा, उत्तराखंड के पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, दिल्ली से ज़्यादा संसाधन है। आप ये देखिए कि पूरे देश में और दुनिया में कहीं कोई आदमी सोचता है अच्छा घूम के आया जाए, परिवार के साथ 2 दिन की छुट्टी मना के आई जाए, तो वो दिल्ली हवाई अड्डे से भले ही आता हो या दिल्ली से गाड़ी लेके या ट्रेन लेके आ जाता हो। अभी तो यहाँ उत्तराखंड में भी हवाई यात्राएं अच्छी हो गई हैं, तो दिल्ली को एज ए ट्रांजिट भले यूज़ करता हो, डेस्टिनेशन तो उसका उत्तराखंड ही होता है। वो मसूरी आता है, नैनीताल आता है, डीप ऊपर के पहाड़ों पे जाना चाहता है, तो संसाधनों की यहाँ कमी नहीं है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कुल मिला के 325 करोड़ रुपए देती है, जबकि उत्तराखंड सरकार को 25,000 करोड़ रुपए देती है। दिल्ली में लैंड डेवलपमेंट, जो कि किसी भी राज्य का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, लैंड डेवलपमेंट चार्जेस, दिल्ली में लैंड डेवलपमेंट चार्जेस सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है जी। एनडीएमसी के तो छोड़ दो, पूरी दिल्ली के लैंड डेवलपमेंट चार्जेस सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है। उत्तराखंड में तो लैंड डेवलपमेंट चार्जेस राज्य सरकार के पास ही आते हैं। तो राज्य सरकार इस पैसे का कर क्या रही है? केवल चंद मंत्रियों को कुछ सुविधाएं देके, मंत्रियों के घर की बिजली फ्री करके। जनता इसलिए थोड़ी वोट देती है, पैसा देती है कि भाई मंत्रियों की सारी फैसिलिटी फ्री कर देना और हमारे ऊपर बिजली का महंगा बोझ डाल देना। जनता इसलिए थोड़ी वोट देती है, जनता तो इसलिए वोट देती है भाई ये वोट से पावर मिली और ये हमारा पैसा टैक्स का, अब आप इसको ठीक से मैनेज करो, हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनवाओ, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करो। दिल्ली में अगर हो सकता है 5 साल में, तो उत्तराखंड में 21 साल में क्यों नहीं हो सकता? यानी आप 21 साल का हिसाब मांग रहे हैं सरकार से? जनता मांग रही है। अभी मैं आज एक स्कूल में गया, वहाँ पे वो स्कूल में मैंने देखा कि गांव में रास्ते में स्कूल था, मैंने सोचा 2 मिनट रुक जाते हैं, बड़े स्कूल की बात करते हैं लोग कि स्कूल अच्छे किए हैं। लाल कुआं की बात कर रहे हैं? हाँ, लाल कुआं पे। वहाँ पे मैं स्कूल में गया तो वहाँ देखा कि अरे मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल, 5 क्लास खुले में लगा रखी हैं। बोर्ड बना दिया दीवार पे, बोर्ड ब्लैक बोर्ड सीमेंट करके उसको ब्लैक पेंट कर दिया, वो ब्लैक बोर्ड है, ईंटों की दीवार है,
खुले में ऊपर से टीम डालेंगे। लेकिन मनीष जी, आप तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो कि बहुत ही स्ट्रांग मीडियम है आजकल, वहाँ जैसे आप ये बातें करते हैं तो एक सोशल मीडिया की टीम है, वो एक अरविंद केजरीवाल की चादर चढ़ाती हुई फोटो लेकर आती है, एक जालीनुमा टोपी पहनी हुई फोटो आती है, और वो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक राजधानी नहीं बनाएंगे बल्कि इसे किसी और तरीके की राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। देखो, जब जब इस देश में कोई शिक्षा की बात करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले हमेशा ऐसे ही मुद्दे को भटकाएंगे। जब जब लोग कहेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है, 21 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ उत्तराखंड में, उससे पहले के तो जो थे उत्तर प्रदेश और उन सब की बात छोड़ दीजिए, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश था उस वक्त, 21 साल पहले जो 0 ईयर बच्चा था वो आज 21 साल का नौजवान है, लड़का है, लड़की है। अगर इसको उन्होंने शिक्षा दे दी होती, ये टोपियाँ, ये चादर, कौन क्या करेगा, क्या कर रहा है, इन सब से ऊपर उठा के अगर इन्होंने उसको शिक्षा देती होती, आज वो उत्तराखंड का गौरव बना होता। आज वो उत्तराखंड में बेरोजगार होकर घूम रहा है, इसलिए चाहते हैं कि लेकिन आप भी तो फिर उसी ट्रैक पर हैं मनीष जी, जब आप कहते हैं आध्यात्मिक राजधानी हम इसको बनाएंगे, तो फिर आप भी आध्यात्मिक राजधानी बनाने में और इस तरह की बात को, मुद्दे को भटका, हम ये भी कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, हम ये भी कह रहे हैं हम बिजली सस्ती देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का मतलब है दुनिया अपने अंदर के उत्थान को, अपने आत्मिक विकास के लिए उत्तराखंड की तरफ देखेगी। उससे उत्तराखंड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उत्तराखंड की इज्जत भी बढ़ेगी पूरी दुनिया में। और उत्तराखंड में वो ताकत है। ऋषिकेश इसी धरती पे एक ही जगह है, वो उत्तराखंड है। हरिद्वार इस धरती पे एक ही जगह है, वो उत्तराखंड है। उत्तरकाशी, गंगोत्री एक ही जगह है जी। तो ओवरऑल 4 आप धामों को देखिए ना जी, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ इस धरती पे एक ही जगह हैं। ये सब हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं। यहाँ से निकल के वो आध्यात्मिक ऊर्जा जाती है। हम लड़ाने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को किसी से डराने की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि आदमी जब बैठे दुनिया में किसी कोने पे, तो अपने अंदर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करे, उनको याद करे और अपने आत्मिक विकास पे लगे। वो केंद्र उत्तराखंड बनेगा। यानी जो बैटल लग रहा है ओवरऑल उत्तराखंड के चुनाव का, क्योंकि आपने कहा हम फ्री बिजली देंगे, तो बीजेपी भी ये कहने लगी कि हम भी फ्री बिजली देंगे। तो आप एक तरीके से उन दूसरी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस ट्रैक पे आ गई। तो एक तरीके से क्या आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्रैक पर खिलवा रहे हैं उनको? बिल्कुल होना चाहिए। यही आम आदमी पार्टी का राजनीति में योगदान है कि जो पार्टियां पहले धर्म जाति में आपस में लोगों को लड़वा के वोट मांगती थी, आज बात तो कर रही हैं, लेकिन जब बात करेंगी तो लोग पूछेंगे भाई सत्ता में हो, दे दो, अभी तो 1.5 महीने सरकार है, क्यों नहीं दे देते हो? किसने मना किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगले चुनाव के बाद देगी, अभी क्यों नहीं दे देती? अभी दे दे। 6 जिले बनाने की बात की है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। 3-4 जिलों की तो बात होती रही है लंबे समय से, लेकिन 6 जिलों की घोषणा, 6 डीएम्स बैठेंगे, कमिश्नर आपके यहाँ एसएसपीज बैठेंगे, तो ये सब बातें क्या ये रोजगार जनरेशन के लिए होगा या केवल पॉलिटिक्स के लिए है? कि जो 1 लाख रोजगार आपने कहा है कि हम 6 महीने के अंदर जनरेट करके देंगे सरकारी, क्या इन जिलों के जरिए रोजगार जनरेट करेंगे या फिर ये केवल और केवल एक चुनावी मतलब आपको लगा कि रोजगार भी है इसमें, लोगों की जिंदगी में और बदलाव भी है। देखो, पहाड़ खासतौर से ऐसी जगह है जहाँ पे सामान्यतः कहीं 10 किलोमीटर आदमी 20 किलोमीटर चलता है, तो पहाड़ पे 1 किलोमीटर उतनी ऊर्जा लगती है चलने में। वैसे में किसी को अपने एसएसपी से मिलने जाना हो, किसी को डीएम से मिलने जाना हो, इनफैक्ट उल्टा देखो, डीएम को भी मान लो अपने क्षेत्र में दौरा करने हैं, अपने क्षेत्र के सब लोगों से मिलना है, एसपी को भी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी है, मुख्य महिला सुरक्षा अधिकारी है, महिलाओं के कल्याण करने की योजनाएं हैं, रोजगार अधिकारी है। इन सबको इतनी दूर अपने क्षेत्र में भागना पड़े, दौड़ना पड़े। सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि जितना छोटा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतना अच्छा है। लेकिन मनीष जी, एक बहुत वैसे बात चलती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज आपके विपक्ष में हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी इतना भला करना चाहती थी पहाड़ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का, तो फिर आपने इतने चुनाव दिल्ली के अंदर सक्सेसफुली लड़े हैं और बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आप वहाँ आए हैं, तो आपने क्यों नहीं वहाँ पहाड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया? क्यों नहीं आपने पहाड़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है 20 से 25 लाख जो है उत्तराखंड मूल के लोग वहाँ रहते हैं, और आप तो मिनी उत्तराखंड से ही चुनाव लड़ते हैं, पटपड़गंज का जो इलाका है। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो चेहरे हैं उनको क्यों नहीं पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है? देखिए, यहीं ये लोग मात खा जाते हैं, ये इस तरह के मुद्दे उठा के लाते हैं। आप ये बताओ, आप उत्तराखंड की सत्ता में हो, हमने तो चलो वहाँ नहीं दिया, आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे?
उत्तराखंड के लोगों ने आपको वोट दिया उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के स्कूल खंडहर पड़े हैं, और जब कोई आदमी आके कह रहा है कि हम उत्तराखंड में स्कूल बनवा देंगे, तो आप वहाँ पूछ रहे हो उत्तराखंड का एमएलए वहाँ क्यों नहीं है दिल्ली में? अरे उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को एमएलए बनाया, वो लूट के खा गए उनको। जब हम कहते हैं यार इस पे बात करो, तो वो कह रहे नहीं 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 नहीं, वहाँ उस आदमी ने लाल कमीज क्यों पहन रखी थी, उसने नीली क्यों पहन रखी थी, वो फलाने धर्म का वहाँ वाला क्यों है, वहाँ जाति का क्यों है, वहाँ ये क्यों है। भाई साहब इससे ऊपर उठाना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबके लिए किया है, और आज दिल्ली के लोगों ने पिछले 3 बार से केजरीवाल जी की राजनीति से खुश होकर कांग्रेस और बीजेपी को भुला दिया है ना। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं, और बिना किसी क्षेत्र, बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के भेदभाव के करते हैं। लेकिन जो पर मैं ये कह रहा हूँ, पर उत्तराखंड के राजनेता कम से कम उत्तराखंड के लोगों को तो प्यार करें। इतने सड़े हुए स्कूल बना रखे हैं, यहाँ तो उत्तराखंड के ही लोग, उत्तराखंड के लिए काम करना था, उत्तराखंड के लोगों ने चुना, अलग उत्तराखंड इसके लिए बनाया, धोखा दे दिया इन्होंने। लेकिन इस सब बातों के बावजूद बीच में एक बात ये उठ रही है कि आप कांग्रेस कह रही है आप बी पार्टी हैं, जैसे दिल्ली में बात उठी थी कि आप बीजेपी की भी पार्टी हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की भी पार्टी हैं, तो यहाँ कौन सी पार्टी? ये सब ABCD खेलते रह जाएंगे, और जनता आम आदमी पार्टी को चुन लेगी, जैसा दिल्ली में कर दिया था। दिल्ली में भी जब नई नई पार्टी बनी थी, आप तो थे वहाँ पे, तो हमेशा ये कहते थे, वो कांग्रेस वाले कहते थे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते थे कांग्रेस की बी टीम है, तो ये ABCD करते रह गए। पिछली बार से जनता ने 1 2 3 कर दिया इनका। तो अब आप पूरे दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कहीं पर जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके पास चेहरों की थोड़ा सा कमी है? क्योंकि जो मजे मजाए चेहरे हैं राजनीति के वो आपके पास नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेश चेहरे आप दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जेल करने में, क्योंकि यही ऐसे चेहरे हैं जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं अभी तक, उनको क्या जनता के बीच में जेल करने में दिक्कत नहीं हो रही, जिससे पार्टी को सीटें लाने में दिक्कत होगी? जनता जब भरोसे करने पे आती है ना, तो जनता भी फ्रेशनेस चाह रही है। जनता इन पुराने चेहरों को देख देख के थक चुकी है, इनसे आजी जा चुकी है, इनकी राजनीति से, इनके वादों से, इनके काम से, काम करने के तरीकों से। आज जनता फ्रेशनेस चाह रही है, आम आदमी पार्टी वही फ्रेशनेस लेके आ रही है। दिल्ली में 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, प्रवीण कुमार हैं, दिनेश मोहनिया जी हैं, मैं हूँ, कौन जानता था हमको? फ्रेश ही थे, और कहीं चेहरे नहीं थे, कोई मजे मजाए चेहरे नहीं थे, किसी का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। लेकिन एक बार काम करना शुरू किया तो कांग्रेस और बीजेपी आज शिक्षा पे बात करने को मजबूर हो गए। काम नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर बात करने को मजबूर हो रहे। उत्तराखंड में भी जो नए नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं ना, लोग निकल के, जिनको अभी कह रहे हैं कि मंझे हुए चेहरे नहीं हैं, ये इनको सबको मांझ देंगे। और जनता मांझती है, जनता मांझती है, जनता मंझी हुई है। जनता देखती है कि किस पर भरोसा करना, चेहरे थोड़ी मंझे हुए होते हैं। जनता जब देखती है ना कि मंझे हुए चेहरों ने काम नहीं किया, तो वो अपने बीच से चेहरा निकाल के लाती है, और उत्तराखंड में यही हो रहा है। मनीष जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए या ना आए, लेकिन आप किंग मेकर जरूर बनना चाहते हैं उत्तराखंड के भीतर। हम किंग मेकर नहीं, स्कूल मेकर बनना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल मेकर बनना चाहते हैं, हम जॉब मेकर बनना चाहते हैं, और वही रहेंगे। हमने दिल्ली में भी वही किया है, हम यहाँ भी वही करेंगे। जो आपके सीएम पद के उम्मीदवार हैं कर्नल कोठियाल, उनकी जो एक्टिवनेस है वो एक सीमित दायरे में ऐसा देखा गया है कि वो कुछ ही पॉकेट्स में अभी जा पाए हैं। तो क्या लगता है कि सीएम पद के जो चयन में है थोड़ा सा जल्दबाजी की है पार्टी ने, या बिल्कुल सही समय पे सही चेहरा दिया है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उत्तराखंड के सीएम के लिए आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार कर्नल कोठियाल साहब हैं, उनकी देशभक्ति की कसम खा सकता है आदमी। उन्होंने पूरे उत्तराखंड में, जब वो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं से इन सेंस राजनीति में कुछ कदम भी नहीं रखा था, और जब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी राजनीतिक पार्टी में आएंगे, उस समय उत्तराखंड के लड़कों को इतनी नौकरियां के लिए काम करवाया, इतनी नौकरियां दिलवाई, उनके साथ मेहनत कर करके इतने लोगों का कैरियर बनवाया है। ऐसा किसने किया आज तक बताओ उत्तराखंड में? जितना उन्होंने काम किया है, उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के काम से लेके, देश के म्यांमार बॉर्डर तक के काम से लेके, देश के कश्मीर बॉर्डर पे गोली खाने से लेके, देश के लिए क्या नहीं किया। इनसे ज़्यादा एक्टिव देश के लिए कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। जैसे आपने दिल्ली में, यहाँ तो आपने कर्नल कोठियाल को ही, आर्मी मैन को ही अपना चेहरा बना दिया, दिल्ली में आपने कई छोटे जो आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनको, क्योंकि ऑफिसर्स को नहीं, सैनिकों को आपने
उनको भी टिकट वहाँ दिया, सुरेंद्र कुमार को दिया अपने। कर्नल साहब भी हमारे यहाँ लड़े थे जी, उन्होंने भी लड़ा था। लेकिन यहाँ भी क्या, क्योंकि ये तो पूरा सैन्य प्रदेश है, तो यहाँ भी क्या सैनिकों को, कुछ सैनिकों को हमें टिकट देखने को मिलेगा आने वाले समय? अब किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है ऐसे में बोलूँगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी। और जो उत्तराखंड की टीम है जो यहाँ काम कर रही है, एक एक आदमी की स्क्रूटनी कर रही है, वो, और अभी भी कहना मुश्किल है, जब जैसे जैसे टिकट फाइनल होंगे वैसे वैसे आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए ये, पर निश्चित रूप से सैनिक तो, मतलब सैनिकों के सैनिक कर्नल साहब, कर्नल अजय कोटियाल साहब, इतना बड़ा नाम है, तो निश्चित रूप से और लोग भी आगे आएंगे। अभी राजधानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मनीष जी, राजधानी को लेकर के लगातार बात होती है कि गैरसैंण हो या फिर, क्योंकि स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है पिछले 21 सालों के भीतर हमें। विकास तो बहुत दूर की बात है, जब तक एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाएगी तो फिर विकास कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, इसको लेकर के लगातार बात हो रही है। हाईकोर्ट की स्टेबिलिटी को लेकर के बात हो रही है कि नैनीताल ठीक जगह नहीं है, उसको शिफ्ट करना चाहिए, हल्द्वानी की तरफ लाना चाहिए, पंतनगर की तरफ ले जाना चाहिए। तो इन सब मसलों पर भी क्या बात होगी? क्या अगर हम अगला इंटरव्यू 2022 का करेंगे, क्या वो गैरसैंण में करेंगे आपका इंटरव्यू, या फिर देहरादून में ही होगा? इंटरव्यू तो आप कहीं भी कर लीजिए,